नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी सूचना के बारे में, जो कि जापान और भारत से संबंधित है। जापान के द्वारा अपनी एक महत्वपूर्ण तकनीक मोगामी क्लास के फ्रिगेट, जो कि जापान के ऐसे फ्रिगेट हैं जिनको पूरी दुनिया में एक एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जिसको जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया उपयोग में लेता है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको परचेज करना चाहते हैं, लेकिन जापान किसी भी अन्य देशों के साथ में ये टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन जापान ने भारत को एक खुला प्रस्ताव दिया है कि हम ये टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करना चाहते हैं। भारत को पूरी तरह से तकनीक ट्रांसफर करके मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत भारत में ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, यानी समुद्री सुरक्षा के लिए जो वर्ल्ड क्लास एक फ्रिगेट टेक्नोलॉजी है, वो है जो जापान के द्वारा यूज की जाती है, उसका भारत को इस तरीके से प्रस्ताव देना, ये अपने आप में अहम बात है। ये हिंद प्रशांत जो महासागरीय क्षेत्र है, उसमें सुरक्षात्मक दृष्टि से चीन को चुनौती देने के लिए, या फिर मैं कहूं चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए, जापान और भारत के बीच में एक बड़ा समझौता हो सकता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मोगामी क्लास फ्रिगेट जो है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं रखते हैं, और अगर भारत इस समझौते को करता है, यानी भारत इसे परचेज करता है और उसकी कितनी संभावना है, तो भारत को रणनीतिक और सामरिक रूप से क्या महत्व होगा। यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता आ रहा है और न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो इस तकनीक को परचेज करना चाहता है, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन जापान का झुकाव जो है वो भारत की ओर है कि भारत इस तकनीक को खरीदे तो बहुत अच्छा होगा। जापान ऐसा क्यों चाहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है समझिए। How Japan's historic offer of Mogami class frigate to India mark a new era। देखिए, यहाँ जापान के द्वारा ये जो ऑफर है, इसको हिस्टोरिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मोगामी क्लास के जो फ्रिगेट्स हैं, वो समुद्र में बहुत तीव्र कह सकते हैं आक्रामकता के साथ युद्धक अपनी जो क्षमता है उसको दर्शाते हैं। और ये इसमें जो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो किसी भी देश के पास में नहीं है, जो जापान ने यहाँ पर इसमें लगाई है। अब यही टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर होने को जा रही है, तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिक ऑफर है। मोगामी डील मोर देन जस्ट शिप, यानी ये जहाज से बहुत कुछ ज्यादा है। और ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसने कहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में डील कर चुका है और भारत जो है इससे डील अब कर सकता है, क्योंकि ये ऑफर भारत को मिला है। देखिए, जापान एमएचआई अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 3 अपग्रेडेड मोगामी क्लास फ्रिगेट, यानी ये काफी समय से चर्चा में थे लगातार, और अब ये भारत के संदर्भ में चर्चा में इसलिए आ गए क्योंकि भारत को प्रस्ताव दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जापान ने भारत को अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत के डिजाइन की पेशकश की है। यानी इसकी जो डिजाइन टेक्नोलॉजी है, इसकी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो निर्माण का प्रस्ताव है, संयुक्त निर्माण का प्रस्ताव, ये सभी जापान जापान के द्वारा भारत को दिए गए हैं। और ऐसा पहली बार है कि भारत को जापान के द्वारा अपने किसी मेन स्ट्रीम जहाज, यानी कह सकते हैं वॉरशिप का प्रस्ताव मिला है। एक फ्रिगेट जो कि पूर्णतः समुद्र में कह सकते हैं एक बहुत बड़ी एक तकनीक होती है, एक संपूर्ण जहाज जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, उन सभी टेक्नोलॉजीज को जापान के द्वारा भारत के साथ शेयर करना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। अब देखो, इससे क्या क्या फायदे होंगे, कैसी चीजें होंगी, ये सब इन चीजों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रिगेट है, फ्रिगेट आपको, जैसे कि हमने कुछ ही समय पहले प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस तारागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, इन सभी पर हमने सेशन किए हुए हैं। भारत ने स्वदेशी तकनीक से प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी तक 6 फ्रिगेट बना लिए गए हैं, और सातवां जो है बिंदेगिरी, वो भी बहुत जल्दी भारतीय नौसेना को शामिल होने वाला है। आईएनएस महेंद्रगिरी, जिस पर सेशन मैंने कल या परसों ही किया था, एक दो दिन पहले, वो आप देख सकते हैं। उसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें और मोगामी क्लास की फ्रिगेट की बात करें तो इनमें बहुत कुछ समानताएं हैं। यानी भारत ने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को स्वदेशी आधार पर विकसित कर लिया है।
लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आपको जापान के इस मोगामी क्लास फ्रिगेट में देखने को मिलेंगी जो अभी तक और बाकी देशों के पास नहीं है, और भारत भी इन तकनीकों को विकसित कर रहा है। इस वर्ल्ड क्लास जो फ्रिगेट है, इसकी सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, सबसे पहले छोटी बात तो यहाँ पर हम बात करें, कुछ बातों पर, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें, तो इसकी कीमत है 50 करोड़, यानी एक जहाज की कीमत जो है वो 50 करोड़ है। और जो डील की बात हो रही है वो $500 मिलियन के आसपास की डील जो है वो होने की संभावना है। अच्छा, अब यहां देखिए कि मेक इन इंडिया प्रोसेस और आत्मनिर्भर भारत, इसको यहां पर एक बूस्टअप मिल सकता है अगर ये डील होती है तो। भारतीय शिपयार्डों का आधुनिकीकरण और नए साझेदार, ये इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जो हमारे जो शिपयार्ड हैं वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अगर इसमें जापान की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है तो दोनों मिलकर एक आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक नई साझेदारी होगी जिसमें हमें बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा, और जापान का तो इसमें हित है। जापान का हित क्या है वो आपके बारे में, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की छवि जो है वो आगे बढ़ेगी। अब देखो, तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करो, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं जो हमारे प्रोजेक्ट 17A के तहत जितने भी हमारे वॉरशिप बने हैं, फ्रिगेट बने हैं, उनमें नहीं थी, इसमें है। सबसे पहले तो ये देखो कि इसे जो कंपनी है उसका नाम है MHI, यानी मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज है ये, और इसके द्वारा मोगामी क्लास फ्रिगेट जो है जापान में बनाए जाते हैं। अब यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये अपने आप में इस वॉरशिप की बड़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मास्ट। ये यूनिकॉर्न कहलाता है। इंटीग्रेटेड मास्ट जो है ये यूनिकॉर्न कहलाता है। यूनिकॉर्न क्या है समझिए। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो फ्रिगेट्स होते हैं इन सब पर सेंसर होते हैं, रडार होते हैं, लेकिन ये सेंसर रडार जो हैं वो अलग अलग बाहर स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, अलग अलग लगे होते हैं बाकी के फ्रिगेट्स में। लेकिन यहाँ पर जापान ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो ये है कि यहाँ पर एक प्रकार का यूनिकॉर्न बनाया गया है, और इस यूनिकॉर्न के अंदर जितने भी सेंसर और रडार है उन सभी को लगाया गया है। यानी ये दिखाई नहीं देते हैं, इसके अंदर जो है मौजूद रहते हैं। सभी सेंसर और एंटीना को एक ही मुख्य मुख्य मास्ट के अंदर रखा गया है, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। पारंपरिक जहाजों में कई एंटीना बाहर निकले हुए होते हैं, लेकिन इसमें यूनिकॉर्न इसके स्टिल्थ फीचर को और मजबूत बनाता है। यानी ये इसकी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी को और ज्यादा मजबूत करता है। दुश्मन जो है इनको देख नहीं पाता, इनको पकड़ नहीं पाता कि इनकी लोकेशन क्या है, यानी किस जगह पर इंस्टॉल किए गए हैं। तो इस यूनिकॉर्न के अंदर ये सारे डिवाइसेस जो है पाए जाते हैं। और देखिए, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो इसका कंट्रोल सेंटर है, इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को आप देख रहे हैं, एक सर्कल सा बना हुआ है, 360 डिग्री व्यू इसमें दिखता है सैनिकों को। यहाँ पर ये सैनिक है, और सैनिक जो है इस सर्कुलर कॉकपिट ब्रिज के अंदर रहते हैं, और इसके अंदर सैनिक जो है सभी दिशाओं में 360 डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में, हर एंगल पर दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। ये एडवांस सर्कुलर कॉकपिट है, एक ब्रिज है जो यहाँ के जो चालक दल हैं उनको बहुत ज्यादा सक्षम बनाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए एक और चीज, कि अगर आप बात करें कि जैसे कि हमारा जो फ्रिगेट है, जैसे कि हम INS महेंद्रगिरी की बात करें या फिर दुनिया के दूसरे और फ्रिगेट्स की बात करें, तो अगर मान लीजिए इस फ्रिगेट्स का लगभग जो वजन होता है वो लगभग 5500 टन के आसपास होता है। यानी जो फ्रिगेट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर और इनकी तुलना में काफी छोटे जहाज हैं, ये वॉरशिप है, ये ज्यादा गति के लिए, तीव्रता से युद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 5500 टन का एक जो फ्रिगेट होता है उसको संचालित करने के लिए कम से कम 200 प्लस चालक दल की आवश्यकता होती है। यानी 200 के आसपास नौसैनिक जो हैं उस पर तैनात किए जाते हैं। लेकिन आप इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि मोगामी क्लास का जो फ्रिगेट है इसका सेम वजन है 5500 टन, लेकिन यहाँ पर जो क्रू मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 90 होंगे। यानी 90 क्रू मेंबर्स के द्वारा इसे संचालित किया जा सकता है। एक तरफ 200 क्रू मेंबर्स होते हैं, एक तरफ कितने हैं, 90। यानी 90s के द्वारा ही इसको पूरे को ऑपरेट कर लिया जाता है। उसका कारण ये है कि ये ऑटोमेशन पर आधारित है, ये पूरी तरह से स्वचालित है। इसमें AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल किया जाता है, सैनिकों की आवश्यकता कम से कम रखी जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि इसमें छोटे क्रू से ही काम चल जाता है मोगामी क्लास में। और इसका जो एडवांस कंट्रोल सिस्टम जो है
वो इसे एडवांस ऑटोमेशन एंड लो क्रू के लिए फ्री करता है, यानी फ्रीडम देता है। तो 90 के आसपास जो है सैनिक जो है इसका पूर्ण संचालन कर सकते हैं, और इससे फायदा होता है कि आप लंबे समय में कम परिचालन लागत को लगाते हैं यहाँ पर, यानी इसकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है, सैनिकों की आवश्यकता कम है, सैनिकों का जो आप पर दबाव है, खर्चा है, वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और इसकी टेक्नोलॉजी आप देखें कि जहाज मानव रहित पानी के नीचे वाहनों और रहित मानव सहित सतह के वाहनों, सॉरी, यहाँ पर देखिए अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल और अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, यानी जो मानव रहित वाहन है वो पानी की सतह के नीचे और पानी की सतह के ऊपर दोनों को ये तैनात करने की क्षमता रखता है। जैसे कि ये टॉर्पीडो हो गया, तो ये पानी की सतह के नीचे चलेगा, पानी की सतह के नीचे जा रहा है, और पानी की सतह के ऊपर जो है वो भी इसमें अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं उनको भी तैनात करने की इसके अंदर क्षमता है। इसका जो सोनार सिस्टम है वो बहुत एडवांस है, और उसमें दोनों ही एक्टिव और पैसिव सोनार सिस्टम लगे होते हैं, और ये एक्टिव पैसिव सोनार सिस्टम पानी की सतह के नीचे किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। कोई पनडुब्बी हो, टॉर्पीडो हो, या फिर समुद्र में कोई बारूदी सुरंग हो, उन सभी को आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें फिर नष्ट किया जा सकता है। अगर इसके वेपन सिस्टम की हम बात करें तो वेपन सिस्टम इसमें बहुत खतरनाक है। देखिए इसकी जो मुख्य डेक है इस पर ये आप देखेंगे ये MK45 गन है। MK45 गन जो है ये मुख्य डेक पर 5 इंच की शक्तिशाली तोप है एक तरीके की, और इस तोप के द्वारा दुश्मन पर भारी भरकम हमला किया जाता है। लंबी दूरी की इसमें एंटीशिप मिसाइल लगाई गई हैं जो कि टाइप 17 के अंतर्गत आती हैं, और ये एंटीशिप मिसाइलें किसी भी दुश्मन के जहाज को नष्ट कर सकती हैं। फिर इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगा है जिसमें 16 सेल MK41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, जिसका उपयोग हवाई खतरों और मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। तो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है उसके द्वारा यहां से हमला किया जाएगा, और दुश्मन के जो जहाज है या दुश्मन के जो विमान है, लड़ाकू विमान, और यहाँ पर जो दुश्मन की मिसाइलें आ रही हैं उनको यहाँ पर रोका जा सकता है। और फिर मान लीजिए कोई टारगेट ऐसा है, जैसे कोई मिसाइल है जो नजदीक पहुंच जाए शिप के, तो उसको रोकने के लिए फिर इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया गया है। क्लोज इन वेपन सिस्टम एक प्रकार का एक बहुत तीव्रता से छोड़ने गन, या फिर मान लीजिए कोई छोटे लॉन्चर जो है छोड़ने वाली एक तकनीक है जिससे इसको आसानी से रोका जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसके अगर हम इंजन की बात करें, इंजन, तो जैसा कि हमने प्रोजेक्ट 17 ए में देखा था, COD OG, यानी जो कंबाइंड गैस टरबाइन और डीजल इंजन दोनों को संयुक्त रूप से लगाया गया है INS महेंद्रगिरी में, या फिर दूसरे जितने भी फ्रिगेट हमने बनाए, सेम यहाँ पर भी वही तकनीक है। COD AG कंबाइंड डीजल एंड गैस इंजन प्रणाली का उपयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो गैस टरबाइन इंजन है वो रोल्स रॉयस का लगा है MT30, और ये जो है इसे हाई स्पीड और पावर बूस्ट के लिए काम करता है। और इसके अलावा फिर इसमें डीजल इंजन है, 2 डीजल इंजन जो है वो इसको क्रूजिंग स्पीड और एफिशिएंसी के साथ में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कहने का मतलब जब कम स्पीड होती है, जब आपको ईंधन किफायती बनाना है यहाँ पर इसकी यात्रा को, तो उस समय ये डीजल इंजन काम करेंगे, और जब हाई स्पीड देनी हो तो वहां पर ये गैस टरबाइन इंजन काम करेंगे। इसकी अधिकतम गति जो है वो 30 नॉट, अगर किलोमीटर में निकालें 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे कि मैंने महेंद्रगिरी की बात की थी हमने, तो महेंद्रगिरी जो है उसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी सी इसकी ज्यादा है 56 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब यहां देखिए आप कि ये एक मल्टी मिशन कैपेबिलिटी वाला एक जहाज है जिसको भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है, या भारत के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मान लीजिए आपको समुद्र से या फिर समुद्र से हवा या पनडुब्बी रोधी कोई भी युद्ध लड़ना हो तो उसमें ये कारगर होगा। शांति के समय, यानी जब आप युद्ध की स्थिति में नहीं है लेकिन गश्त करनी है आपको, तो समुद्री डकैती और रोकथाम के लिए, गश्त के लिए रहेगा। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के लिए काम कर सकता है, समुद्री सुरक्षा को ये और महत्वपूर्ण बना सकता है। तो कहने का मतलब भारत के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है, अगर हम इसे हमारी नौसेना के लिए उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर भारत के लिए और क्या फायदे हो सकते हैं, जैसा कि कहा गया हमने कि इसमें केवल 90s के आसपास ही क्रू मेंबर रहेंगे, तो इससे लागत कम आएगी, कम से कम संख्या में क्रू मेंबर रखे जाएंगे, तो उनके लिए जो आपको लॉजिस्टिक जो सारी चीजें उपलब्ध करानी होती हैं
उनकी आपको पेमेंट देना होता है, बहुत कुछ है। तो वो जो मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर क्या की जाएगी, कटौती की जा सकती है और आसानी से 90 जो सैनिक है इसको आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः ऑटोमेशन और एआई के जरिए आसानी से इस युद्धपोत को संचालित किया जा सकता है। यहाँ पर एक और चीज है कि ये तकनीक जापान के पास है, जापान ने ये तकनीक प्रोवाइड करा दी ऑस्ट्रेलिया को, और अब मान लीजिए ये भारत के पास आती है, तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं जो क्वाड कंट्रीज हैं उनमें एक अमेरिका को छोड़ दो, बाकी तीनों देशों के पास में ये रहेंगी। तो तीनों देशों के पास में रहेंगी तो इससे बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, यानी एक जैसी तकनीक पर हमारे सैनिक जो हैं वो आसानी से काम कर पाएंगे। और आज के दौर में एंटीशिप मिसाइलें बहुत घातक हो गई हैं, ऐसे में स्टेल्थ तकनीक ही एकमात्र तरीका है जिससे जहाज दुश्मन की नजर में आए बिना हमला कर सकता है और सुरक्षित बच सकता है। तो ये सर्वाइबिलिटी के लिए, उत्तरजीविता के लिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और इसकी जो मल्टी इंपॉर्टेंस है या बहु भूमिका है उसके अकॉर्डिंग भी ये भारत के लिए सूट करता है। अब दूसरे देशों से थोड़ा सा कंपेयर करें, ये जो तकनीक है, अगर आप अमेरिका, फ्रांस और इटली, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, चाइना, जर्मनी, इन सबके पास भी इस टाइप के फ्रिगेट हैं। लेकिन अगर आप जापान के मोगामी क्लास की बात करें तो ऑटोमेशन में ये सबसे आगे है। मतलब ये ऑटोमेशन यानी आप कह सकते हैं कि जो एडवांस तकनीकें हैं, एआई का उपयोग इसमें किया गया है, कम से कम क्रू मेंबर के द्वारा संचालित करने की जो क्षमता विकसित की गई है वो दुनिया के किसी भी इन देशों के पास जो फ्रिगेट है उनमें नहीं है। ये सबसे ज्यादा इसीलिए जाना जाता है। भारत और जापान जो है मोगामी क्लास फ्रिगेट समझौता की संभावनाएं कितनी बनती हैं, यानी कितना संभावना है कि ये बनेगा, यानी भारत इसको परचेज करेगा। देखिए, अब परचेज करेगा नहीं करेगा, भारत के द्वारा किया जाएगा इसको, ये समय बताएगा, लेकिन संभावनाएं बहुत जताई जा रही हैं क्योंकि जापान ने जो ये प्रस्ताव दिया है कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया है और भारत को इसकी आवश्यकता है। भारत के पास में समुद्र में चाइना को काउंटर बैलेंस करना है, तो भारत के पास हर तरह की जो वॉरशिप है, युद्धपोत हैं, उनकी एक अच्छी संख्या होनी चाहिए। हमने जो ये युद्धपोत बनाए हैं स्वदेशी तकनीक से, वो अभी लगातार बन रहे हैं। हमने उनकी गति को भी बढ़ाया, बनाने की क्षमता को भी बढ़ाया है। संख्या काफी जो है वो हम लगभग मान के चलिए 17 महीने में हमने 6 फ्रिगेट जो है वो खुद के तैयार कर लिए हैं। लेकिन अब अगर आप इनकी संख्या को भी जोड़ दें तो भारत की यहाँ पर स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। तो भारत को मेक इन इंडिया के तहत जापान के इस प्रस्ताव जो है उसकी यहाँ पर अहमियत पता है, तो भारत इसे परचेज कर सकता है। दूसरी बात है चाइना। चाइना जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से चिंता भारत को भी है और जापान को भी है। रक्षा सहयोग के लिए मजबूर साझा डर, यानी देखिए दोनों ही देश हैं, जापान और चाइना के बीच में भी बहुत ज्यादा बुरे संबंध हैं और भारत और चीन हमेशा ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जापान और भारत एक दूसरे के साथ इसलिए आना चाहते हैं ताकि चीन को हर तरीके से हिंद महासागर में भी और प्रशांत महासागर में भी काउंटर बैलेंस किया जा सके। तो जापान की जो नई नीति है उसके तहत जापान भारत को वो हर तरह के हथियार उपलब्ध कराना चाहता है, क्योंकि जापान को अच्छी तरह पता है कि जापान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना है, और चाइना को अगर कोई देश काउंटर बैलेंस कर सकता है, जापान के साथ खड़ा हो सकता है, तो वो देश है भारत। इसीलिए भारत को लगातार जापान के द्वारा ये प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर चीनी नौसेना की जो उपस्थिति है वो हिंद महासागर में भी लगातार बढ़ती जा रही है, प्रशांत महासागर में भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम कह सकते हैं जापान और भारत की जो चिंताएं हैं वो साझा हैं। इसी तरीके से अमेरिका और जापान भी चाहते हैं चीन को काउंटर बैलेंस करना, लेकिन अमेरिका और जापान दोनों मिलकर इतने बड़े समुद्र को नहीं संभाल सकते, इसलिए वो कहीं ना कहीं भारत को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो प्रस्ताव है वो दिया गया है। जापान की एक सोच है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये एक रणनीति है। मतलब जापान ये चाहता है कि हिंद महासागर और प्रशांत का जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर क्षेत्र है, वो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। चाइना का उस पर किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं चलेगा। चाइना अगर उस पर किसी भी तरीके से दबाव डालता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, और तैयार रहने के लिए जापान को सबसे अच्छा जो साथी नजर आता है वो भारत है।
यहाँ पर देखिए भारत की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति, यहाँ जापान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि हिंद महासागर में भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति किसी की नहीं है। और अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस पर हम जो काम करने जा रहे हैं वो सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से हमारी एक बहुत बड़ी स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ जो मलक्का संधि है, जलडमरू मध्य है मलक्का वाला, वहां वो एक प्रकार का चौक पॉइंट है। 30% वैश्विक व्यापार वहां से होता है। और चाइना को अगर हमें रोकना है तो यहाँ पर मलक्का जो है इसके पास में हमारा रहना बहुत जरूरी है, और इसीलिए भारत हर कदम यहाँ पर उठा रहा है। तो ये है कहानी दोस्तों, जिसके कारण ये प्रस्ताव जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जापान जो है इसे भारत के लिए देने को लालायित है। एक तरीके से जापान चाहता है कि भारत इस तकनीक को ले और भारत में इनका संयुक्त रूप से निर्माण हो। तो तकनीकी रूप से तो हमें फायदा है ही, सामरिक और रणनीतिक रूप से भी हमें बहुत ज्यादा फायदा है। ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। एक और सेशन के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।